नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध। रन युद्ध में आज बात करेंगे दूसरे वनडे मुकाबले के बारे में। इस वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की क्या कुछ रणनीति होगी। के राहुल जो टीम के कैप्टन है वो मैच शुरू होने से पहले क्या एक ऐसी चीज सोच रहे होंगे जो हो जानी चाहिए, और इस पर निर्भर करेगा कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों को मौका मिलता है या नहीं। इस पर बात करेंगे। जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम जिन्होंने पोटेंशियल तो दिखाया, उनके लोअर ऑर्डर ने फाइट बैक भी किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे भारतीय टीम के सामने कहीं ठहरी पहले मुकाबले में, और दूसरे मुकाबले में अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि कम से कम फाइट जरूर देखने को मिले। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। बल्लेबाजों में अगर ओपनर्स का प्रदर्शन आप देखें तो किसी का नंबर ही नहीं आया। जिस तरह से शिखर धवन और उनके साथ शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, यानी कि ओवरऑल अगर आप 10 में से देखें तो शायद भारत को 9 नंबर मिलेंगे और जिम्बाब्वे को 3। ये नंबर्स कैसे बढ़ेंगे, और इस पर बातचीत करने के लिए दो हेडमास्टर्स हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्लास टीचर मानवी हमारे साथ इस समय जुड़ गई है। मानवी, जिस तरह का प्रदर्शन आपने देखा पहले मैच में, आपको लग रहा होगा थोड़ा फाइट बैक करेंगे, बांग्लादेश को हरा के आ रहे हैं और सिकंदर रजा अकेले हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, अक्षर पटेल ने भी लिया, और बहुत रेयर ऐसे मौके हैं जब 3। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से अब दूसरे मैच की तैयारी चल रही है? दूसरे मैच की तैयारी, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट ओडीआई में तो सारा वन साइडेड मैच ही था। इंडिया तो पूरा मैच ही जैसे ले गई। शुभमन गिल और धवन ने जो बल्लेबाजी की, ऊपर से दीपक चहर ने जो गेंदबाजी की, वो सच में लाजवाब थी। बट हम वेट कर रही थी कि कब दूसरे बल्लेबाजों का नंबर है। तो सेकंड ओडीआई लेकिन ये होगा कैसे? टॉस जीत के बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर तो गेंदबाजी नहीं कर सकते आप। यस, सेकंड ओडीआई में काश इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करे ताकि हम के राहुल की भी बल्लेबाजी देख पाए। तो चलिए, ये तो क्लास टीचर हमारी जिनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं, और तो चलिए, हमारी क्लास टीचर की बात तो आपने सुन ली। अब हम अपने हेडमास्टर्स के पास आपको लिए चलते हैं। सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ होंगे। चर्चा तो चलिए दूसरे मैच में करेंगे सबा भाई आगे, लेकिन जो इस समय एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, दीपक चहर जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की। अब क्या दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल और अर्शदीप में से किसी एक को आप देख रहे हैं टॉप 4 बॉलर्स T20 में, और यही 4 वर्ल्ड कप में जाते नजर आएंगे? दीपक चहर ने स्ट्रॉन्ग दावा अपना पेश कर दिया लग रहा है। हाँ, पेश तो जरूर किया राजीव, पर अभी बहुत अर्ली डेज है। ये पहला मैच खेला है उन्होंने, अभी उनको और समय चाहिए होगा और गेम टाइम चाहिए होगा। और ऐसे भी अगर आप भारत का सेटअप देखेंगे T20 में, तो दीपक चहर का नंबर जब वो फिट रहते हैं तब भी थोड़ा बहुत नीचे आता है। उसके पहले आपके पास जसप्रीत बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है, हर्षल पटेल है, इस समय अर्शदीप सिंह अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आवेश खान है। तो इस तरह के कई सारे पेस बॉलर्स अभी अगर हम पैकिंग ऑर्डर देखेंगे तो उससे ऊपर हैं। और दीपक चहर की शानदार वापसी जरूर हुई है इतने दिनों के बाद। जो वापसी की है उन्होंने, बेहतरीन गेंदबाजी रही है, अच्छा नियंत्रण उन्होंने दिखाया है, गेंद को स्विंग कराया है दोनों तरफ, इन स्विंग आउट स्विंग। और आजकल के जमाने में इस तरह के स्विंग बॉलर बहुत कम नजर आते हैं भारतीय टीम के पास। बट सवाई क्या एक ही मैच में आप भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर को खिलाना चाहेंगे T20 फॉर्मेट में? नहीं, अभी नहीं राजी, जैसे कि मैंने कहा मैं थोड़ा और वक्त लूंगा। अच्छी बात यह है कि दीपक चहर अभी भी स्टैंड बाई में है। मैं अगर आपको उस जगह पे रखूं जहां पे दीपक चहर भी मैच फिट हैं और लगातार अच्छा कर रहे हो, और भुवनेश्वर कुमार आपके साथ है, क्या आप दोनों को एक मैच में खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं प्रेफर यही करूंगा सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेले यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तीनों बेसिस जो है वो कवर होने चाहिए पेस बॉलर्स में। आपके पास अगर जसप्रीत बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार के पास अनुभव है, वो नई गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो डेथ ओवर्स में भी आकर बॉलिंग कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में, अंतिम के ओवर्स में उतना ज्यादा अनुभव अभी भी दीपक चहर को नहीं। और आपको याद होगा कि CSK से जब भी उन्होंने खेला है, हमेशा उनको पहले स्पेल में गेंदबाजी कराई है MS धोनी ने। मैं मानता हूं कि और ज्यादा एक इम्प्रूव बॉलर हुए हैं इस समय, तो मैं ऐसे बॉलर को चाहता हूं जो मेरे लिए हर एक फेजेस में बॉलिंग करे। एक दिवसीय क्रिकेट में इस समय लाजवाब प्रदर्शन रहा है दीपक चहर का, और आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जरूर साबित हो सकते हैं T20 टीम के लिए भी दीपक चहर। मानवी, तो क्या आप दूसरे मैच के इंतजार कर रही है दीपक चहर की एक बार फिर स्विंग होती गेंदें न सिर्फ जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को आउट करे, बल्कि जो ऑप्शन सबा भाई ढूंढ रहे हैं उस ऑप्शन को थोड़ी और ताकत मिलती नजर आए, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करे और एक बार फिर अपना वो दावा पेश करे?
हाँ जी बिल्कुल, सेकंड ओडीआई में मैं यही देखना चाहती हूँ कि दीपक चहर और कैसे अपना। अरे शादी के बाद ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया लग रहा है आपको? उनकी गेंद ज्यादा स्विंग करने लगी, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, वापसी उनकी सच में बहुत ज्यादा लाजवाब हुई है। सेकंड जिस तरह से ओडीआई रितुंजन सिंह सोढी शादी के बाद ज्यादा घातक हो गए हैं राजीव, इसका मुझे इंतजार है 15 तारीख को। शादी के पहले भी उतना ही घातक थे। नहीं, अब अभी आपने देखा नहीं उनको शादी के बाद बॉलिंग करते, वही 15 को हमें नजर आएगा, बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों में। वहां पर जो तेजी और स्फूर्ति देखने वाली होगी। रितेंद्र ये राजीव, पहले मुझे बताइए साबा भाई ने क्या कहा क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का कमी है तो सुना नहीं वो क्या कह रहे हैं। साबा भाई कह रहे हैं कि दीपक चहर जैसे शादी के बाद ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करने लगे हैं, कुछ वैसे ही हाल आपका भी था। आपका भी होगा अभी, वहां पे हम लोग देखेंगे वही ऊर्जा, शादी के बाद या तो स्विंग ज्यादा शुरू हो जाता है या स्विंग बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन दीपक चहर दूसरी साइड है, उनका स्विंग काफी ज्यादा हो रहा है, तो शादी उनको बहुत रास आई है। तो हम उम्मीद करते हैं राजीव, जिस तरह दीपक चहर परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज वेरी हार्टनिंग। और अभी भुवनेश्वर की बात हो रही थी और दीपक चहर की बात हो रही थी। अगर दीपक चहर इंडिया जिम्बाब्वे जो ये टूर्नामेंट है यहाँ पे अच्छा करते हैं कंसिस्टेंटली, मुझे पूरा भरोसा है वो अपनी बहुत मजबूत दावेदारी पेश करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि दीपक चहर आपको एक बड़ी ऑप्शन देते हैं, डेथ बॉलिंग, नया बॉल, बल्लेबाजी में आके मेरा सवाल ये है, सभा भाई ने कहा कि वो हर एस्पेक्ट को कवर करना चाहते हैं। मेरा सोचना थोड़ा डिफरेंट है। मैं चाहता हूं हमारे जो बेस्ट फॉर्म में गेंदबाज अवेलेबल हो हम उनको खिलाएं, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है हम उनके साथ जाएं। ऐसे में आपको लग रहा है दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार अगर दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं, कंडीशंस अगर सूट कर रही है तेज गेंदबाजी पे, तो क्यों ना हम दोनों स्विंग गेंदबाज खिलाएं? इस ऑप्शन पे क्या हम नहीं जा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल राजीव, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, और जिस तरह ये स्विंग बॉलिंग करते हैं, जिस तरह बॉल को तैराते हैं, क्योंकि नए बॉल पे आपके पास एक ही मौका है T20 क्रिकेट में, अगर आप बॉल को तैराते हैं तो आपके पास विकेट लेने का मौका है। 50 ओवर फॉर्मेट की बात करें, वहां भी नए बॉल से आप धावा बोल सकते हैं, और ये दोनों में क्षमता है नए बॉल को मूव कराने की। तो अगर ये दोनों अवेलेबल है, डेफिनेटली यस, ये आपके पास दोनों बड़ी विकेट टेकिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं। मानवी का एक सवाल था कि सभा भाई की टॉस जीत करके इंडिया को बैटिंग करना चाहिए, आप मानवी पूछ रहे सभा भाई से। हाँ जी, पिछली फर्स्ट ओडीआई में टॉस जीतकर इंडिया ने बॉलिंग चूज की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सेकंड ओडीआई में वो बैटिंग चूज करेगी, ताकि शुभमन गिल और धवन की जो हमने ओपनर्स की जो बैटिंग, इसके अलावा भी हम बाकी सबकी बल्लेबाजी देख पाए? मैं भी यही चाहता हूं कि जब भी आप इस प्रकार की टीमों के साथ खेल रहे हैं तो खुद आपको अपने हिसाब से चुनौतियां अपने सामने रखनी होती है, और प्रयास ये करना होता है कि जो आपको कंफर्ट जोन है वहां से आप निकलें। हम लोगों ने पहला जो एक दिवसीय मैच हुआ था वहां पर देखा था कि सुबह जब बल्लेबाजी करनी होती है तो वहां कठिनाई ज्यादा होती है, क्योंकि विकेट में नमी होती है, जो वातावरण है वो मदद करता है पेस बॉलर्स को, स्विंग बॉलर्स को। तो मैं भी यही चाहता हूं कि अगर भारत पहले टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करे, ताकि एक अच्छा टेस्ट हो जाए वहां पर हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए या फिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए भी। और उसके साथ साथ आपको गेम टाइम मिलेगा। केएल राहुल को बहुत जरूरी है कि वो जो वापसी कर रहे हैं इतने दिनों के बाद, इंजरी के बाद, तो उनको भी थोड़ा बहुत गेम टाइम मिलना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब पहले भारत बल्लेबाजी करेगा। और इस प्रकार की चुनौतियां आपको रखनी पड़ेगी, विशेष करके जब आप इस प्रकार की उभरती हुई टीमों के साथ खेल रहे हैं तब। जी, और बिल्कुल जिम्बाब्वे में भारतीय टीम ठीक वैसे ही खेल रही है जैसे कि रितेंद्र थोड़ी मॉल में खड़े होकर टूर्नामेंट एक हमारे शो का कमेंट्री कर रहे हैं। रितेंद्र, क्या उतना ही आसान लग रहा है कमेंट्री करना? क्योंकि आप टहल घूम के पूरी लोग एक तो आपको देख रहे हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, साथ ही आप हमारे साथ इसमें लाइव जुड़े हुए भी हैं। क्या उतना ही आसान है भारतीय टीम के लिए दूसरा ओडीआई मुकाबला जीतना जितना आपके लिए शॉपिंग करना इस समय? देखिए राजीव, ऐसा है, भारतीय टीम पे प्रेशर तो रहेगा, वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, और यहाँ पे हमारे पे आपका बड़ा प्रेशर है। नहीं, देखिए हमारे पे ना आपका बड़ा प्रेशर है। हम मॉल जाएं, कहीं भी हो, आप हमें पकड़ ही लेते हैं और शो पे ले आते हैं, और ये 7-8 साल से चल रहा है। तो मुझे लगता है हमारा इम्यून सिस्टम आपके प्रेशर को सहन करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। लेकिन जी हाँ बिल्कुल राजीव, देखिए सीरीज आसान है। यहाँ पे जैसे भी साबा ने बात की, हमें तमाम एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए। 50 ओवर वर्ल्ड कप आपके सामने है, T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस टीम में भी कुछ ऐसे दावेदार
पेश करने वाले लड़के हैं जो T20 वर्ल्ड कप में जरूर आ सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, अपने तमाम बल्लेबाजों को ट्राई कीजिए और जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है यहाँ पे कोच कर सकते हैं, कप्तान कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये बड़ा मौका है। देखिए रितेंद्र, मैं पहले मैच जैसे सभा भाई ने कहा कि आपको खुद को चैलेंज करना होगा जब सामने कमजोर टीम होती है। आपको लग रहा है 190 रन बनाने के लिए हमने ओवर्स ज्यादा लिए, अगर हम टारगेट थोड़ा कम सेट करते तो मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता था और जल्दी आप खत्म करते, बनस्पत इतने कि आप इतना लंबा लेके गए। क्या ये अगर आप इस तरह के टारगेट अपने आप को देने पड़ेंगे कि 190 रन है, चलिए हम 25 ओवर में चेस करने जा रहे हैं और तब मैच जीतते हैं, बनस्पत इसके कि आप 30-32 ओवर खेलें और 190 रन बनाएं? जी हाँ राजीव, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने आप को टफ कंडीशंस में डालेंगे तो आप यहाँ से कुछ गेन करके आएंगे। ये सीरीज ऐसी है कि युवाओं को यहाँ पे आप मौका दे सकते हैं, उसके बाद अगर आप मौका देते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सिलेक्टर्स का भरोसा जीतेंगे। और जैसे अभी आपने बात की, ये बहुत कारगर बात है। अगर आप जानते हैं कि सामने आसान सी जीत है, आप उसको थोड़ा मुश्किल बनाइए, थोड़ा जल्दी चेस कीजिए, अपने आप को टारगेट दीजिए, चैलेंज दीजिए, उसके बाद चेस कीजिए। तो ये जरूर कोच और कप्तान के जहन में होगा, क्योंकि पहले मैच में जरूर थोड़े नर्व्स होते हैं। टूर का पहला गेम था, लेकिन अब जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, भारतीय टीम को हम और चैलेंजिंग खेलते देखेंगे। सभा भाई, अगर हम बात करें 3 पॉइंट्स की जो आपको लग रहा है सुधारना चाहिए, कुलदीप यादव बनस्पत जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की या जिस तरह से पिटाई हुई है यहाँ पर सिराज की, अगर आपने देखा 50 रन दे दिए तो उन्होंने, क्या ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पे आप सुधार होते देखना चाहेंगे? हाँ, कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं, विशेष करके मोहम्मद सिराज के बारे में। उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था वेस्ट इंडीज में 1 दिवसीय मैचेस में, तो उम्मीद यहाँ यही थी कि यहाँ पर भी उसी प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। और हर मैच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से वो 9वें विकेट की साझेदारी हुई, वहां पर हम विकेट नहीं ले पाए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से एरियाज में आपको बॉल डालनी चाहिए, क्या आप ज्यादा वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर सकते थे, क्या आपको और ज्यादा यॉर्कर्स ट्राई करनी चाहिए थी, यही सब आपको सीखना होगा। तो मोहम्मद सिराज के लिए एक मौका जरूर है कि और ज्यादा आप निखार लाएं अपने गेंदबाजी में। कुलदीप यादव, मुझे लगा उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की और 1 विकेट उनको मिल जाता कप्तान का, वो अलग बात है कि थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर की सोच कुछ अलग प्रकार की थी। देखिए, जब स्पिनर गेंदबाजी करता है तो फिर अगर आप बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे 1 दिवसीय मैचेस में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो फिर विकेट लेना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। स्पिनर्स के विरुद्ध आपको थोड़ा बहुत चढ़ के बल्लेबाजी करनी होती है, तभी मौका मिलता है स्पिनर्स को। कुलदीप यादव को देखेंगे तो उनके सामने किसी भी बल्लेबाज ने कुछ अलग कोशिश करने का प्रयास किया ही नहीं, कुछ भी शॉट्स लगाने की भी कोशिश नहीं की, इसकी वजह से भी उनको विकेट्स मिले नहीं। पर मेरे ख्याल में उनकी गेंदबाजी काफी सटीक रही, उनकी लेंथ बहुत अच्छी थी, स्पीड में उन्होंने वेरिएशन दिखाया, तो ये सब देखकर काफी अच्छा लगा है। पर हाँ, थोड़ा बहुत और अगर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो इसमें कोई खराबी नहीं है। राजीव, रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? कोई चेंजेस आप देख रहे हैं दूसरे ओडीआई मुकाबले में? हालांकि मैदान वही है, लगभग पिच भी वही रहेगी, हरारे पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहद शानदार है। कैसे आप देख रहे हैं? कोई चेंजेस आप देख रहे हैं या आपको लग रहा है सेम 11 खेलेगा वहां? देखिए राजीव, एक तो हम मैच जीते हैं और सब लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है जिनको मौका मिला है, और बहुत से अगर हम बल्लेबाजों की बात करें, अगर हमारा बैटिंग क्रम की बात करें, उनको तो मौका मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे आप चेंजेस ज्यादा करने नहीं चाहेंगे, लेकिन कॉन्ट्रेरी ये सीरीज ऐसी है कि सबको मौका मिलना चाहिए। जो आपके बेंचेस पे लड़के हैं, बाय द टाइम आप वापस आए, सबको एक आध मौका मिल जाए तो बेहतर है। बट अगर हम दूसरा मैच देखते हैं, यहाँ पे कुछ मुश्किल लग रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ आप आसानी से जीते हैं और ज्यादा टेस्टिंग हुई नहीं है। बॉलिंग में जरूर दीपक चहर और प्रसिद्ध कृष्णा की बहुत हार्टनिंग परफॉर्मेंस है, बट यू वुड लाइक टू गो विद देम अगेन। आप फिर देखना चाहेंगे दीपक चहर कैसे प्रॉस्पर कर रहे हैं। और बल्लेबाजी में ईशान किशन का जो परफॉर्मेंस है वो देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत देर से वो बेंचेस पे हैं, लेकिन अब उनको 11 में मौका मिला है। तो जी हाँ, आई एम श्योर जो अगला मैच होगा वहां पे विनिंग कॉम्बिनेशन ही दिखेगा जो पहले मैच में था। मानवी, कोई सवाल अगर आ रहे हो दर्शकों का? सोडी जी ने अभी बोला कि हमारे दीपक चहर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में वो बुमराह की कमी पूरी कर सकते हैं? जी हाँ मानवी, सबसे पहले तो स्वागत है, आप इंडिया न्यूज पे आई हैं। हमने बहुत शोज किए हैं, तो आप हमेशा से लकी चार्म साबित हुई हैं हमारे शो के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है इंडिया जिम्बाब्वे तो अब आपके आने से हमारी टीम को और 4 रन लग जाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में आप जरूर मौजूद रहिए।
और जी हाँ, जैसे आपने कहा, दीपक चहर एक ऐसे परफॉर्मर हैं यहाँ पे मानवी, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि ही इज ऑलराउंडर, लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, नए बॉल को बहुत अच्छा मूव करवाते हैं। बाहर थे कुछ कारणों के लेकिन अब जो मौका उनको मिला है पहले मैच में, ही हैज ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स, और अभी और भी मौके उनको मिलने हैं। तो जी हाँ, दीपक चहर का मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका रास्ता मिल सकता है अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें। समा भाई, क्योंकि ये चर्चा वाकई बड़े दिनों से चल भी रही थी कि दीपक चहर जो 11 महीने के बाद आए, और उन्होंने कहा थोड़े रस्टीनेस थी जब पहला 1-2 ओवर डाला उन्होंने। कितना इंप्रेस हुए उनके हाथ में जो स्विंग नजर आया, क्योंकि तमाम दर्शकों की जब हम शो कर रहे थे मैच के बाद, सवाल मैं आपसे ले नहीं पाया था, बीइंग अ विकेट कीपर कितना इंप्रेस हुए आप, इस तरह से वो बॉल को स्विंग कर रहे थे गेंद को दोनों तरफ, क्योंकि ये इस तरह की स्विंग और इतना लंबा स्विंग बहुत लंबे अरसे के बाद या सालों के बाद हम सब देख पाए। हाँ राजीव, और इस तरह की जो कला होती है स्विंग करने की, सोडी को भली भांति मालूम है बहुत कठिन होता है। उसके साथ साथ नियंत्रण के साथ गेम स्विंग कराना, देखिए स्विंग तो आप करा लेते हैं, पर स्विंग के साथ आपको नियंत्रण चाहिए होता है। उसके साथ साथ लेग स्विंग आप तभी कर पाते हैं जब आपकी सीम पोजीशन सही हो, जब आपकी रिस्ट पोजीशन बॉल के पीछे हो या फिर सीम के पीछे हो, तभी आप इस प्रकार का लेग स्विंग करा सकते हैं, जो कि दीपक चहर ने कराया पहले मैच में, चाहे वो आउट स्विंग हो या फिर इन स्विंग क्यों ना हो। ये सारी चीजें देखकर अच्छा लग रहा है, प्रभावित किया है उन्होंने। पर हमें एक और बात का ध्यान रखना होगा कि ऑपोजिशन जो है वो उतनी ज्यादा मजबूत थी नहीं, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जो दूसरा जो मुकाबला हो वहां पर पहले 4 या 5 ओवर का स्पेल कराया जाए दीपक चहर को, उसके बाद में अगर मौका मिले तो फिर मिडिल ओवर्स में भी उनसे बॉलिंग कराई जाए, ये देखने के लिए कि वो पूरी तरह से फिट है कि नहीं इस समय, और हर एक फेज में वो गेंदबाजी कर सकते हैं कि नहीं। पर एक स्विंग बॉलिंग एक अलग किस्म का आर्ट है राजीव, और ये अगर जिसके हाथ में है तो वो आशा यही हम लोग कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार से वो गेंदबाजी करते रहें, कि बहुत बड़ा एसेट ये साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। मानिए कोई सवाल अगर आप लेना चाहे आ रहे हो तो सवाल अभी नहीं आ रहे, लेकिन रितेंद्र एक सवाल तो जहन में आ ही रहा है, और ये सवाल ये है कि जिम्बाब्वे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कुछ जो मेन बैट्समैन है उनको स्टार्ट भी मिला, फिर अगर लोअर ऑर्डर ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और लोअर ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन से टॉप ऑर्डर कितना इंस्पायर हुआ होगा दूसरे मुकाबले के लिए, क्योंकि मुझे याद है 5 ओवर में लगभग 27 रन थे और कोई विकेट नहीं गिरे थे, यानी कि इनिशियली शुरुआत अच्छी मिली थी जिम्बाब्वे को, जिसको जाया किया उन्होंने। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि आपका जो ऑपोजिशन है आपसे ज्यादा तकड़ा है, आपको उनके खिलाफ बहुत अच्छा खेलना होगा, यू हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन। तो यहाँ जिम्बाब्वे ने जरूर आंका होगा कि भारतीय जो नए बॉल के बॉलर्स हैं आपको वहां पे थोड़ा सरवाइव करना होगा, वहां पे एक लंबी पार्टनरशिप लेनी होगी। और अगर हम मध्य क्रम की बात करते हैं, जिम्बाब्वे वहां पे भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस उनके पास है, बट परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। तो यहाँ पे रन्स तो लगाने होंगे अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं। दे हैव टू गेट इन पार्टनरशिप्स, क्योंकि पिछले मैच में भी हम देखें बहुत से बल्लेबाज ऐसे तो उनको स्टार्ट मिला बट दे कुडंट कैपिटलाइज, तो वहां पे जिम्बाब्वे जरूर इंप्रूवमेंट दिखाना चाहेगा। बट ऑल सेड एंड डन राजीव, यहाँ पे जो रिजल्ट अगर हम परिणाम बदलने की बात करते हैं कि जिम्बाब्वे भारत को हराए, वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत को इस फॉर्म में हराना कतई आसान नहीं है। समा भाई, सिकंदर रजा का बॉलिंग एक्शन आपने देखा होगा, और बहुत रेयर ऐसा है कि बॉल छुपा के आप पीठ के पीछे आए और फिर आप बॉल डाल दें। ऐसा लग रहा था कि जेब से निकाल के आप सीधे बॉल डाल दे रहे हैं बैट्समैन के पास, कितना अनयूजुअल सा लगा। और सिकंदर रजा थोड़े सरप्राइज करते दिखे आपको, हालांकि बाद में शुभमन गिल ने पिटाई भी उनकी की, ठीक उसी तरह से उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स एक्शन था। क्या ये दूसरे मैच में थोड़ा ट्रबल करते आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कोई इतनी परेशानी नहीं होगी? परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकेट यहाँ पर मददगार है नहीं स्पिनर्स के लिए। सिकंदर रजा ने बहुत सारे वेरिएशंस अब अपने वो गेंदबाजी में लेकर आए हैं। कुछ साल पहले जब भारत का दौरा हुआ था जिम्बाब्वे का, वहां पर वो रेगुलर ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते थे, पर इस समय उन्होंने कई सारे वेरिएशंस ऐड किए हैं, और लेग स्पिन भी कर सकते हैं, सीम अप करके बॉल डालते हैं या फिर ऑफ स्पिन करते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है उन्होंने अपने एक्शन में। अब बॉल को छुपा कर लाते हैं, ये मुझे याद दिला रहा है सुनील नारायण का। सुनील नारायण को किसी प्रकार से प्रयास करते हैं, और आजकल के जमाने में क्योंकि ग्लोबल T20 सभा भाई थोड़ा पीछे जाएं तो वसीम भाई को देखा है जो फास्ट बॉलर्स में पीछे लेके आते थे हाथ। वसीम अकरम और वसीम अकरम की बात अलग है, वो तो पेस बॉलर थे। मैं स्पिनर की बात कर रहा हूँ। हाल के जमाने में सुनील नारायण कुछ इसी प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सिकंदर रजा को। उनको पता है कि T20 लीग खेलने के लिए जो ग्लोबल T20 लीग्स हैं वहां पे आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी होगी, उसके साथ साथ अच्छी बॉलिंग भी करनी, अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी। तो ये एक नया
डायमेंशन वो अपने गेम में लेकर आए हैं, जो कि अच्छी बात है। ये दिलचस्प बात ये भी है राजीव कि कल हम लोगों ने कमेंट्री करते वक्त हमारे पास कई सारे शॉट्स आए थे जहां पर उनके जो बेटा है वो मैदान के बाहर खेल रहे थे और उनका एक्शन भी सिकंदर रजा सीनियर की तरह ही है। तो जिस तरह सिकंदर रजा गेंदबाजी करते हैं उनका बेटा भी कुछ उसी प्रकार से गेंदबाजी करता है। तो फिर ये सारी चीजें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन भी इस समय तैयार हो रही है क्रिकेट खेलने के लिए, और वो भी आने वाले समय में जरूर मुझे लगता है कि हमें नजर आएंगे खेल के मैदान पे। रितेंद्र, एक बड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन आ रहा है जहन में, और क्रिकेट के मैदान पर हालांकि कुछ भी हो सकता है। अगले दोनों मैच में शिखर धवन नॉट आउट जाते हैं, बड़े स्कोर्स बना देते हैं और आपके फेवरेट हैं। क्या शिखर धवन को कंसिडर अब भी किया जा सकता है T20 क्रिकेट के लिए? राजीव, ये तो आपने मुझे संकट में डाल दिया है। सभा भाई ने ना कर दिया अभी तक। देखिए स्कीम ऑफ थिंग्स में शिखर धवन है नहीं अभी, लेकिन जो उन्होंने फॉर्म दिखाई है हाल के 2 महीने में, राजीव, दिस इज समथिंग विच यू कांट लेट इट गो, बिकॉज ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाना कोई आसान बात नहीं होता है। मैं मानता हूं उम्र अभी उनके साथ इतनी नहीं है, ही इज नॉट दोज यंग लेग्स जो 5 साल पहले थी, लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें और अगर मैं सिलेक्टर हूं जो नहीं हूं, आई थिंक आई वुड लाइक टू कंसिडर शिखर धवन। और क्या पता अगले 2 नॉक्स में वो इतना धमाल कर दें, 200 जड़ देते हैं, और हो सकता है चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह, इनकी तमाम टीम थोड़ा सा कहीं इंक्लाइंड हो जाए शिखर धवन की तरफ। लेकिन यहाँ पे साबा भाई से अगर पूछेंगे तो उनका जवाब तो ना ही आने वाला। मानवी कोई सवाल लेना चाहती हैं? जी, मेरा ये सवाल है कि जाहिर खान के बाद कोई फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडिया में नहीं दिखा। तो अर्शदीप आए ना, लेकिन मानवी लेफ्ट आर्म सीमर जी, लेकिन इनका कहना है कि जहीर खान के बाद क्वालिटी सीम बॉलर नहीं आया। सभा भाई, कैसे देखते हैं आप इसको? अर्शदीप क्या उस लेवल पे देख रहे हैं या अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? और ये अब थोड़े क्वेश्चन इधर, रितेंद्र हाँ में सर हिलाएंगे, आप बोलेंगे जो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मानवी आज के जमाने में बहुत सारे युवा लेफ्ट आर्म सीम बॉलर्स तैयार हो रहे हैं। अर्शदीप सिंह को हम लोगों ने देखा है, खलील अहमद हैं, चेतन सकारिया है, और आईपीएल में हम लोगों ने कई सारे लेफ्ट आर्म सीमर्स को देखा, मुकेश चौधरी हैं, टी नटराजन है, इस तरह के कई सारे पेस बॉलर्स हैं। मोहसिन खान जो इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं, और यश दयाल हैं जो फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं जहां तक मुझे याद है। तो इस तरह के कई सारे लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं जो अभी युवा हैं और तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि जहीर खान जैसा गेंदबाज हमें जरूर मिलेगा, और अगर लेफ्ट आर्म सीमर आपकी टीम में आ जाता है तो फिर उस वेरिएशन का फायदा भारतीय टीम को मिलता है। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने बात की यहाँ पर सिकंदर रजा के एक्शन के बारे में, तो ये देखना चाह रहा हूं कि सोडी जी जब 15 को मैदान में उतरे तो कुछ उसी प्रकार से बॉल छुपा कर आए, और वसीम अकरम की आपने याद दिला दी है। मतलब आप इनडायरेक्टली मानते हैं कि रितेंद्र सोडी ऑफ स्पिनर है, आज आपने ये मान लिया। एक तस्वीर हमें भी नजर आएगी 15 तारीख को। तो मुझे एशिया कप से पहले 15 तारीख का इंतजार है, और जब मैच शुरू होगा, जब तक के सोडी जी की गेंदबाजी आती नहीं है तब तक मेरी आंखें जो हैं और टीवी स्क्रीन पर ही जमी रहेंगी। रितेंद्र, ये तो सीधा सीधा टैग आपको ऑफ स्पिनर का दे दिया है सभा भाई ने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि वेरिएशन आ जाए। देखिए लेजेंड सीरीज हमने खेलनी है ना, तो देखो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कि आपने फिटनेस भी करनी है, इतनी देर बाद खेलना है, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन यहाँ साबा भाई के कमेंट्स का जो प्रेशर मेरे पे है ना, ये कुछ ज्यादा ही आ गया है। ये लेजेंड सीरीज से ज्यादा है, ये इंडिया खेलने से ज्यादा है, क्योंकि जब ऑन एयर ये कह देते हैं ऐसा, तो मैं अब क्या कहूं इनको। लेकिन साबा भाई, मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप अपने तमाम जो कमिटमेंट्स हैं वो छोड़ के 15 तारीख 16 तारीख को जरूर कलकत्ता पहुंचे, क्योंकि आप जैसा होनहार कमेंटेटर और जो बंदा क्रिकेट को इतना अच्छा रीड करता है, अगर वहां पे लाइव स्टेडियम ईडन गार्डन्स में होगा तो 4 चांद लग जाएंगे टूर्नामेंट को। तो मैं लेजेंड क्रिकेट लीग वालों को बोलूंगा कि आपको स्पेशल इन्विटेशन भेजें और आप वहां पे आए। सभा भाई, चलते चलते आखिरी 2-3 सवाल आप दोनों से लेना चाहेंगे हम और मानवी। एक सवाल तो ये जहन में बार बार आ रहा है कि के राहुल को क्या अगले दोनों मैचेस में ओपन करना चाहिए, बिकॉज इसलिए कि उनको मैच प्रैक्टिस नहीं है, फिर एशिया कप में उनको जाना है खेलने, तो बेहतर ये होगा कि शुभमन गिल जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं आप उनको अब थोड़ा सा नीचे ले आएं और के राहुल से ओपन करा ले। क्या ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है? हाँ, ये एक विकल्प है। अब देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी, केएल राहुल चाहते यही है कि जो जिस स्लॉट पे उनको आने वाले समय में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर में, वहीं पर वो आए बैटिंग करने के लिए। पर यहाँ पर आपने सही कहा, उनको गेम टाइम की आवश्यकता है,
तो निर्भर करता है सिचुएशन के ऊपर। पर केएल राहुल अगर ऊपर आ जाते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। चयनकर्ता उनको देख रहे हैं कि वो मैच फिट है कि नहीं, उनका फॉर्म कैसा है, और आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है भारतीय क्रिकेट में। एशिया कप है, उसके बाद विश्व कप है, तो वहां पर आप चाहते हैं केएल राहुल अच्छे फॉर्म में रहें। तो हाँ, ये एक विकल्प जरूर रह सकता है केएल राहुल के लिए। रितेंद्र, 3 खिलाड़ियों की अगर हम बात करें दूसरे मैच में जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं बेहतर करेंगे और वो अभी भी अपना दावा पेश कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए, देखिए राजीव, यहाँ पे शिखर धवन का नाम होगा? देखिए शिखर धवन से मैं देखिए एक कहते हैं ना आउटसाइड चांस, क्या पता राजीव, देखिए एक्सपीरियंस तो आपको वो देते हैं, और अगर वो ऐसे नॉक्स जो खेल रहे हैं कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, देखिए इन टोटलिटी देखें शायद चीजें मुश्किल हैं, बट अगर फॉर्म को देखें और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, पैर जिस तरह हिल रहे हैं, जिस तरह उनके पास एक्सपीरियंस है, तो व्हाई नॉट। तो वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर डेज। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर दीपक चहर की परफॉर्मेंस बहुत क्लोजली देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये एक बड़े विकल्प नजर आ रहे हैं अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और अक्षर पटेल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, अगेन वो ऐसे बॉलर हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत उम्दा परफॉर्म करते हैं, लोअर ऑर्डर में आके अच्छे छक्के भी जड़ सकते हैं, तो उनकी जो कंसिस्टेंसी है जिम्बाब्वे टूर पे वो भी बहुत क्लोजली देखी जाएगी। कोई सवाल है मानवी? मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अभी एशिया कप और T20 मेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर इंडिया जिम्बाब्वे को हम वीक नहीं कह रहे, लेकिन हाँ इंडिया के मुकाबले वो थोड़ी वीक है, तो अगर वो कुछ स्ट्रॉन्ग टीम से अगर उसका मुकाबला होता, ये ओडीआई सीरीज अगर जिम्बाब्वे के बजाय किसी और स्ट्रॉन्ग टीम से होती, तो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती थी इंडिया की? सभा भाई दीजिए जवाब। देखिए, इसके पहले कई सारे मैचेस भारत खेल चुका है। बहुत कुछ निर्भर करता है दूसरी कंट्रीज के शेड्यूल के ऊपर भी। भारत का प्रयास यह रहता है कम से कम 4-5 साल में एक बार वो जरूर जिम्बाब्वे ट्रैवल करे, और जब भी भारत को जाना पड़ता है जिम्बाब्वे खेलने के लिए, तो हमारे कई सारे जो न्यू कमर्स हैं वो जाते हैं, जैसे कि इस बार भी हुआ है। भारत की तैयारी एक तरह से मुकम्मल रही है। इसके पहले होम श्रृंखला हुई थी जहां पर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध T20 मैचेस हुए। उसके बाद हम लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेला है, आयरलैंड के मैच खेले हैं, वेस्ट इंडीज के मैचेस हमने खेला है। तो तैयारी हमारी एक तरह से पूरी हो चुकी है। अब अंत में निर्भर करता है कि टूर्नामेंट में हम किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनको फिट रहना चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से देख रहा हूँ। इसके बाद भी कई सारे मैचेस होंगे। विश्व कप के पहले भी हमारी तैयारी काफी अच्छी रही, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलेंगे, फिर हमारा मुकाबला फिर से दक्षिण अफ्रीका के साथ है, तो कई सारे मैचेस भारत को मिलेंगे खेलने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मानवीय रितेंद्र, चलते चलते क्या क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली जाए और दूसरा मुकाबला भी उतनी आसानी से हम जीतने वाले हैं जितना पहला मुकाबला जीते? राजीव, मुझे हमेशा से लगता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, लेकिन यहाँ पे आप क्लीन स्वीप की तैयारी कर ही लीजिए, क्योंकि जिम्बाब्वे में इतना दम नजर नहीं आ रहा है। वो टीम जरूर कोशिश कर रही है, बट भारत का मुकाबला करना इस फॉर्म में इतना आसान नहीं है। लेकिन जरूर यहाँ पे भारतीय टीम अपने आप को चैलेंज देना चाहेगी और कन्विंसिंगली जीतना चाहेगी, और यहाँ पे और लड़कों को अगर मौका मिले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछला मैच जो हम वन साइडेड जीते हैं, दैट्स अ गुड साइन। बट अगर हमारा क्रम बल्लेबाजी क्रम की बात करें, अगर सबको मौका नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये टूर जाया हो जाएगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे जब ये टूर खत्म हो हमारे पास 2-3 विकल्प और तैयार हो जाएं T20 वर्ल्ड कप के लिए। और अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें, उसके मद्देनजर रखते भी ये टूर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा भाई, क्या आप चाहते हैं दोनों मुकाबले हम जीतने के बाद शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ियों को भी ट्राई करें इस दौरे पे, क्योंकि बहुत रॉ टैलेंट है बंगाल के लिए वो खेलते हैं, और आरसीबी के लिए हमने देखा कि उनके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कितने इंपॉर्टेंट थे उस फ्रेंचाइज के लिए। क्या आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनको एक मैच देना चाहेंगे इस टूर पे? राजीव, कुछ इसी प्रकार का प्रयास रहा है इस टीम मैनेजमेंट का। अच्छा। जो खिलाड़ी गए हैं दौरे पे, चाहे वो आयरलैंड का हो या फिर इंग्लैंड का हो या वेस्ट इंडीज का हो, हर एक खिलाड़ी को मौका मिल जाता है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि राहुल त्रिपाठी और शाहबाज अहमद, इन दोनों को मौका मिले। हो सकता है कि कल वाले मैच में ना हो, जो तीसरा एक दिवसीय मुकाबला हो, वहां पर इन दोनों को खेलने का मौका मिल सकता है। पर अंत में ये भी देखना होगा कि जो खिलाड़ी 11 में हैं उनको तो पहले मौका मिले, उसके बाद ही आप जो बाहर बैठे हुए उनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। पर हाँ, शाहबाज अहमद ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस समय ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में अगर हम देखेंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो कृणाल पांड्या के भी ऊपर आ गए हैं। तो इस समय आपके पास रविंद्र जडेजा
शाहबाज अहमद हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है शाहबाज अहमद के लिए। राहुल त्रिपाठी के बारे में बात की, मुझे हमेशा से ये खिलाड़ी बहुत ही सेल्फलेस लगता है। इसके अंदर वो हिटिंग एबिलिटीज हैं, एक प्रकार से पावर हिटर है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकता है, नीचे भी क्रम में आके बैटिंग कर सकता है। तो बहुत ही शानदार प्रतिभाशाली खिलाड़ी है राहुल त्रिपाठी। मैं इन दोनों को चाहता हूं कि कम से कम इस दौरे पे एक मैच खेलने का तो मौका मिले। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ स्टूडियो में मानवी भी थी। मानवी, आपको क्या लग रहा है, क्लीन स्वीप होगा? हम तीनों मैच जीतने वाले हैं जिम्बाब्वे? बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट। तो चलिए, मानवी ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि हम 3-0 से जिम्बाब्वे को हराने में कामयाब रहेंगे। और जो क्लीन स्वीप की परंपरा लगातार हम देख रहे हैं, यानी कि वेस्टइंडीज में हमने क्लीन स्वीप किया और अब बारी शायद जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराने की, और ये लगातार जीत का सिलसिला बने रहे तो बेहतर है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में अगर आप लगातार मैचेस जीतते हैं तो उसका सीधा फायदा जब आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं तो वहां पर उसका देखने को मिलता है। तो चलिए, आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।